नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ये स्टूडेंट्स, आज के हमारे थिंकर रहने वाले हैं फ्रेंड्स फेनॉन, जिनको हम एंटी कॉलोनियल थिंकर के रूप में भी जानते हैं। इनकी बुक्स, इनके आइडियाज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और किस प्रकार से इनके आइडियाज़ ने आने वाली आगे मूवमेंट्स को प्रभावित किया, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट को कैसे प्रभावित किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं हूँ शिवम सिंह और मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। ये हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस कोर्स चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का भी हमारी सीरीज चल रही है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुकी है और टीचिंग एप्टीट्यूड चल रही है। आप जाकर उसको ऐप पर देख सकते हैं। इससे पहले हम फ्रेंड्स फेनॉन की फिलोसफी के बारे में जाने, उनके विचार क्या थे, उनके कॉलोनियलिज्म के ऊपर क्या विचार थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेद के ऊपर क्या विचार थे, किस प्रकार से फिर वो आगे कॉलोनियलिज्म के बाद किस प्रकार की व्यवस्था आएगी, वो किस प्रकार से कॉलोनियलिज्म जैसी ही होगी, ऐसे विचार रखते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनके जीवन के दौरान कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उन्होंने ऐसे विचार रखे, उन्होंने ऐसा क्या ही देख लिया जिसके कारण वैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे विचार आगे रख रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी विचारक की, किसी भी व्यक्ति की, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन में हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन आकार ले लेता है। वो क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या उसकी इच्छाएं होंगी, क्या मनसाएं होंगी, किन चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान जाएगा, किन चीज़ों के ऊपर वो लिखेगा, वो सभी उन घटनाओं पर और उन घटनाओं के प्रति उनके उस व्यक्ति की, उस फिलोसफर की प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा ही कुछ जीवन पर्यंत फ्रांस फैनोन के साथ भी होता रहा। फैनॉन का जन्म 1925 में होता है। फ्रेंच कॉलोनी मार्टिनी, पोर्ट डी फ्रांस में इनका जन्म होता है। एक मिडिल क्लास ब्लैक फैमिली के यहाँ इनका जन्म होता है। पिता इनके अफ्रीकन थे, जो कि कस्टम ऑफिसर थे, और इनकी माताजी के पेरेंट अफ्रीकन और वाइट थे, जिनकी वजह से ये कैसे गलत हो गया यार। मार्टिनी आइलैंड पर इनका जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे थिंकर रहने वाले हैं फ्रेंड्स फेनॉन, जिनको हम एंटी कॉलोनियल थिंकर के रूप में भी जानते हैं। जिनकी बुक्स, जिनके आइडियाज़ और इनके आइडियाज़ का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स फेनॉन के विचार जो मुख्य रूप से कॉलोनियलिज्म के ऊपर है, नस्ल भेद के ऊपर है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, और किस प्रकार से ये कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइज्ड लोगों के मानसिकता पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, उसके ऊपर इनके विचार विख्यात हैं। और वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फेनॉन से, फेनॉन के पॉलिटिकल थॉट से, इनकी बुक्स से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मैं हूँ शिवम सिंह और मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। ये हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है, आप इसको जाकर देख सकते हैं ऐप पर। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का हमारा कोर्स चल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं ऐप पर जाकर। इससे पहले हम फैनॉन की फिलोसफी के बारे में, इनके विचारों के बारे में पढ़ना शुरू करें, हम इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं।
मैं आपको हर बार कहता हूँ, हर बार मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कि किसी भी विचारक को अगर समझना हो तो उसके जीवन पर्यंत, उसके जीवन दौरान जौन जौन सी घटनाएं हुई है उसको आप समझ लीजिए, आप विचारक को भी समझ जाओगे। आप ये समझ जाओगे कि क्यों ऐसा वो कह रहा है, क्यों मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट इस प्रकार से पैट्रियार्की का विरोध कर रही है, क्यों मैकियावेली इस प्रकार से एक निरंकुश तानाशाह का समर्थक बन रहा है, होब्स किस प्रकार से सत्ता के विभाजन को लेकर काफी डरा हुआ है, क्यों वो चाहता है कि सशक्त राजा एक राज्य होना चाहिए, लोग किस प्रकार से उदारवाद की तरफ जाता है, किस प्रकार से वो मर्चेंट क्लास को फेवर करता है, और किस प्रकार से रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फेवर करता है। ये सभी चीज़ें उनके जीवन में हुई घटनाओं पर आधारित हैं, और ऐसा ही कुछ फ्रांत्स फैनोन के साथ भी होता है। इनका जन्म मार्टिनिक आइलैंड पर होता है, जो कि उस समय 1925 में फ्रेंच कॉलोनी थी, जहाँ पर ये एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म होता है, मिडिल क्लास ब्लैक फैमिली में जन्म होता है, जहाँ पर इनके पिताजी कस्टम ऑफिसर थे, प्योर ब्लैक रेस के थे, वहीं इनकी माताजी मिक्स्ड रेस की थी, वाइट और ब्लैक दोनों रेस की थी। तो इस कारण से फ्रेंट्स फैनोन ने काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की डिस्क्रिमिनेशंस देखी। उन्होंने ब्लैक्स की तरफ से भी कुछ डिस्क्रिमिनेशंस देखी, उन्होंने वाइट की तरफ से भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखी, कुछ प्रिविलेजेस भी इन्हें मिले, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भी इन्हें हर प्रकार की देखने को मिली। अपने स्कूल की शिक्षा के दौरान एक टीचर से मिलते हैं, एक पोइट से मिलते हैं, एम ए सिजरे से, जो कि एक पोइट थे, एक पॉलिटिशियंस थे और को फाउंडर थे नेग्रिट्यूड मूवमेंट के। नेग्रिट्यूड मूवमेंट जो कि पेरिस में चल रही थी, किस लिए? ब्लैक कल्चर को, अफ्रीकन कल्चर को एनकरेज करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, और फ्रेंच कॉलोनियलिज्म को टारगेट करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए कि आप लोग गलत कर रहे हो। तो एम ए इनके हाई स्कूल्स के दौरान टीचर्स हुआ करते थे, जो इनको समझ देते हैं, इनको समझाते हैं, इनको जागरूक बनाते हैं कि किस प्रकार से रेशियल इनजस्टिस हो रहा है। वो जहाँ पर रहते हैं उन्हीं की भूमि पर उनको सेकंड क्लास के रूप में देखा जा रहा है, सेकंड क्लास सिटीजन समझा जा रहा है, और फर्स्ट क्लास सिटीजन कौन है? ये वाइट लोग, ये फ्रेंच लोग, जो अपना आप को हमारे ऊपर स्थापित कर कर बैठे हुए हैं। आगे जाकर 18 साल की उम्र में वो मार्टिनिक आइलैंड को छोड़ देते हैं, और ये बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो ये फ्रांस के साइड से नाजी जर्मनी से लड़ते हैं, और ये फौज में भी पाते हैं कि इनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस प्रकार से इनकी हाई पोस्ट पे होने के बावजूद भी इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। और ऐसे में वो देखते हैं कि कैसे ये लोग, कैसे फ्रांस के लोग, यूरोपियंस लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यू को प्रमोट करते हैं, और जब हमारे पास आते हैं, जब हम ब्लैक लोगों के पास आते हैं, वो किस प्रकार से वो सभी वैल्यू को छोड़ देते हैं, सभी वैल्यू को त्याग कर देते हैं, और इस तरह से इनह्यूमेन, अमानवीय बर्ताव हमसे करने लगते हैं। ऐसे में उनका विचार विकसित होता है कि जो सारी वैल्यूज़ हैं, जो सारी वैल्यूज़ यूरोपियंस लेकर आए हैं, ये सारी वैल्यूज़ खोखली हैं, ये सारी वैल्यूज़ हिपोक्रेसी से भरी हुई हैं। फ्रांस की फौज में रहने के दौरान ये नाजी जर्मनी से लड़ते हैं, काफ़ी बार घायल भी होते हैं, युद्ध के बाद इनको काफ़ी मेडल भी दिए जाते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन अलग ही दिख रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन को ये अलग ही देख पाते हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इनके साथ हुआ था। और इसी कारण से इनके जो विचार है एंटी कॉलोनियल व्यूज़ वो डेवलप होते हैं, वो विकसित होते हैं। आगे जब युद्ध खत्म हो जाता है तो इनको स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने के लिए कि फ्रांस में आइए और पढ़िए। तो ऐसे में इनको स्कॉलरशिप मिलती है, और ये साइकेट्री पढ़ने के लिए लियोन फ्रांस में आते हैं। वे साइकेट्री ही क्यों चुनते हैं? ये समझना चाहते हैं कि कॉलोनियल जो कॉलोनीज के रूप में रह रहे हैं, जो गुलाम बने हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज के, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से उनको फिजिकल रूप में तो दिख रहा है कि हाँ उनकी प्रताड़ना हो रही है, क्या मानसिक रूप से भी उत्पीड़ित हो रहे हैं। इन सब चीज़ को पता लगाने के लिए वो साइकेट्री पढ़ने के लिए लियोन में आ जाते हैं, और वहाँ पर भी वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन खुद के खिलाफ देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रांस में एक स्कॉलर के रूप में भी होने के बावजूद भी उनके खिलाफ काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। इसी दौरान वो एक बुक लिखते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
1952 में बुक लिखते हैं ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन, यही बुक हमसे पूछ ली जाती है। इसका ईयर पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाएगा किस व्यक्ति ने लिखी है या फिर कौन सी बुक लिखी है। इस व्यक्ति की एक और बुक है जिसको भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे देखते हैं। इस दौरान वो ये एक्सप्लोर करते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल, क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े हैं, दुष्प्रभाव पड़े हैं इस रेसिज्म के, इस नस्लवाद के। अगर मैं आपको समझाऊं, ये नस्लवाद कुछ ऐसा ही है जैसा हम भारत में जातिवाद को देखते हैं। जातिवाद में जहां मनुष्य तो सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन उनको जातियों में ऊंची जात नीची जात के रूप में बांट दिया है, जहां पर ऐसा माना जाता था अब तक कि ये जो रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये मिट नहीं सकता या फिर ये काफी बेकार है। जहां पर ऊंच नीच की भावना आती है, कुछ लोगों को पढ़ने का लिखने का अधिकार है, कुछ लोगों को हमेशा नीचे ही रखा जाएगा। और ऐसा ही कुछ ये हमारा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो मुख्य रूप से वेस्टर्न कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, जहां पर रंग के आधार पर आप किस नस्ल के हो उस आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है। मुख्य रूप से ये गोरों के द्वारा, वाइट लोगों के द्वारा ब्राउन और ब्लैक पीपल पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जहां पर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, उन्हें इनह्यूमन ट्रीट किया जाता है। और अगर हम कंपेयर करें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, अगर हम कंपेयर करें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से, तो आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को काफ़ी लाइट देखता पाओगे आप। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो हमें बताई जाती है, जो भारत समाज में काफ़ी समय तक कुरीतियों के कारण प्रचलित रही। हालांकि जो फेनोन है वो मुख्य रूप से अफ्रीका की बात करेंगे, लेकिन हम लोग, भारत के लोग भी इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा ही ट्रीट किया, क्योंकि हम उनके नस्ल के नहीं हैं। चाहे फिर मैकाले की एजुकेशन संबंधित नीतियाँ हों, उसके डायरेक्शंस हों, चाहे फिर आने वाले गवर्नर जनरल्स के द्वारा भारतीयों पर अमानवीय, भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाना हो, तो हम भी इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। जब वो बात करेंगे आगे जाकर फ्रेंड्स फेनोन मानसिक दशा की, कोलोनाइज्ड लोगों की, तो उसमें हम खुद को भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी हद तक पाते हैं अपना आपको, जब हम बोलते हैं कोलोनाइज्ड या फिर कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी है इंडियंस का, तो हम भी उससे रिलेट कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे जब वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक साइकेट्रिक के रूप में अल्जीरिया आते हैं, अल्जीरिया के एक हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ पर वो अल्जीरियंस को देखते हैं जो कि फ्रेंच के कॉलोनियलिज्म का ही एक हिस्सा थे। वो देखते हैं कि अल्जीरियंस जो हैं वो ट्रोमेटाइज हैं, वो परेशान हैं, वो उनकी मानसिक दशा जो है काफ़ी बिगड़ चुकी है, वो अपना आप को काफ़ी तुच्छ श्रेणी का मानते हैं, वो अपना आप को काफ़ी नफरत करते हैं, वो गोरा बनना चाहते हैं, वो गोरों की तरह जीना चाहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं, वो अपने कल्चर, अपने रहन सहन को काफ़ी तुच्छ मानते हैं और गोरों के रहन सहन को, गोरों की विचारधारा को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे में फेनोन पाते हैं कि किस प्रकार से साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कितना गहरा पड़ा हुआ है। फिजिकली तो दिख रहा है कि हाँ उत्पीड़न हो रहा है इनका, लेकिन साइकोलॉजिकली भी काफ़ी प्रभाव इन पर देखा जा रहा है। और अपने जीवन के आखिरी दिनों में बाद में जाकर हॉस्पिटल से रिजिग्नेशन दे देते हैं और अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन कर लेते हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। मुख्य रूप से पाते हैं कि जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की जो वैल्यूज़ हैं ये सभी खोखली हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आपको अगर आज़ादी पानी है तो संघर्ष से ही पाई जा सकती है, अच्छी अच्छी बातें कर कर नहीं। जिस हिंसा के कारण आप गुलाम बने हो उसी हिंसा के कारण अब आप मुक्त भी हो जाओगे। तो ये सारी घटनाएं हैं जिन्होंने फ्रेंड्स फेनोन के विचारों को आकार दिया और आगे जाकर 36 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, काफ़ी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिलने से कुछ महीनों पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, सही से अल्जीरिया की इंडिपेंडेंस भी नहीं देख पाते हैं। 36 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है
लुकमेनिया के कारण, ब्लड कैंसर के कारण की मृत्यु हो जाती है। अल्जीरिया का इंडिपेंडेंस भी नहीं देख पाते हैं ये। तो इन घटनाओं के कारण फैनोन के विचार आकार लिए थे। इस प्रकार से वो कॉलोनियलिज्म के बारे में कहते हैं। कॉलोनियलिज्म का कॉलोनाइज्ड लोगों पर, जो गुलाम बन चुके हैं लोग, अफ्रीकन लोग, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। और आगे वो कहते हैं कि अगर कॉलोनियलिज्म भी खत्म हो जाए तो किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या केवल सीधा ही आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो सीधा आगे बढ़ा जाएगा तो वो कहते हैं कि अब तक तो आप बाहर लोगों के गुलाम थे, लेकिन अब आप अंदरूनी इंटरनल एलिट्स, जो कंट्री के खुद के एलिट्स हैं, उनके आप गुलाम बनकर रह जाओगे। तो ऐसे में कुछ सुझाव देते हैं वो। तो इस प्रकार से विचार रहने वाला है फ्रेंड्स फैनोन का, जिसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम इनके विचार देखें, कुछ इनके बुक्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका कंटेंट, इनकी मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आती है वो है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। 1952 में बुक लिखी गई थी, जहां पर डिस्कस करते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कॉलोनियलिज्म की वजह से किस प्रकार से ब्लैक लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। वो अपना आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं, और डबल कॉन्शियसनेस, मतलब वो अपना आप को, एक तो ये है कि वो अपना आप को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो अपना आप को अंग्रेजों के रूप में, गोरों के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़े रेशलिज्म के, रेसिज्म के, और किस प्रकार से जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, गुलाम बना दिए गए लोग हैं, किस प्रकार से उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है। ये सब चीज़ें इस बुक में लिखी हैं। दूसरी बुक इनकी आती है रेसिड ऑफ द अर्थ, 1961 में इन्होंने बुक लिखी थी, जहाँ पर ये अब बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो कहते हैं कि वॉयलेंस, हिंसा ही वो एक तरीका है जिसकी वजह से हम इस कॉलोनियलिज्म को हटा सकते हैं, इससे बचकर आगे निकल सकते हैं। और आगे वो कहते हैं कि स्ट्रगल, अगर आप सभी मिलकर संघर्ष करोगे तो आप आज़ाद हो सकते हैं। डेंजर ऑफ नेटिव एलिट्स, आगे वो ये बात भी कहते हैं इस बुक में कि आगे जाकर जब कॉलोनीज खत्म हो जाएगी तो आपके यहाँ के ही कुछ एलिट्स लोग आप पर राज करना और आपका अत्याचार करना शुरू कर देंगे। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी को तवज्जो देनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरों की आइडेंटिटी को। दूसरों की आइडेंटिटी को आप आगे बढ़ाओगे तो आप अपनी आइडेंटिटी को खो दोगे, अपनी संस्कृति को खो दोगे। थर्ड बुक इनकी टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन, 1964 में लिखते हैं, जहाँ पर ये ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात करते हैं। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल आर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वाइड। न्यो कॉलोनियलिज्म कि अब पॉलिटिकली तो चीज़ें चली गई हैं, पॉलिटिकली तो अब कोई किसी पर राज नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली अब उनकी एमएनसीज वगैरह आ रही है, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के माध्यम से भी अपना कॉलोनियलिज्म उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। यूनिटी ऑफ द ओप्रेस्ड, कहते हैं जिन सभी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है कॉलोनियलिज्म के चलते, उन सभी को यूनाइट हो जाना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आइए उनके विचार देख लेते हैं। जब हम विचारों को पढ़ते हैं फ्रेंड्स फैनोन की, तो मुख्य रूप से तीन धाराओं में पढ़ते हैं, तीन सब कैटेगरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के बारे में वो क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म का नेचर क्या है, इनहेरेंट नेचर क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। आगे वो जिक्र करते हैं इस कॉलोनियलिज्म का कॉलोनाइज्ड लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी रही, साइकोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ा। फिजिकली तो दिख ही रहा है कि उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन मेंटली क्या प्रभाव पड़ा। फिर आगे वो कुछ तरीके बताते हैं कि किस प्रकार से कॉलोनियलिज्म से उभरा जाए, डीकोलोनाइजेशन की तरफ किस तरह बढ़ा जाए। और आगे जब आप डीकोलोनाइज हो जाओगे तो उसके बाद किस प्रकार से खतरे अभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, जो खतरे हैं जो कि हमारे ही एलिट से, हमारे कंट्री के एलिट से होंगे, हमें उन सब से किस तरह बचा जाए, ऐसे आगे वो सुझाव भी देते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉलोनियलिज्म एंड वायलेंस, उपनिवेशवाद और हिंसा। कॉलोनियलिज्म एज इनहेरेंटली वायलेंट, फैनोन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कॉलोनियलिज्म कर रहे हो उसके रिजल्ट के रूप में वायलेंस हो रहा है, कि कुछ वायलेंस एक्सीडेंटली हो गया। फ्रेंड्स फैनोन कहते हैं
कि जो हमारा कॉलोनियलिज्म है, जो उपनिवेशवाद है, ये अपनी प्रकृति के अनुसार ही वॉयलेंट है, हिंसात्मक है। आप ये मान ही नहीं सकते, ये आप विचार नहीं कर सकते, ये मानकर नहीं चल सकते कि आप किसी कंट्री के कॉलोनी बनकर रह गए हो और आपके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। आपके साथ बुरा व्यवहार ही होगा, क्योंकि आपको नियंत्रित रखने के लिए आप पर लगातार नियमित रूप से हिंसा की जानी होगी, और आप पर हिंसा होगी और आपको इन्फीरियर दिखाया जाएगा। चाहे फिर आप भारत में देख लो, ये बातें हो रही हैं अफ्रीका की, लेकिन आप खुद से रिलेट करके देख लो, क्या अंग्रेजों ने यहाँ पर हिंसा नहीं की? अंग्रेजों ने यहाँ पर इनहुमेन, अमानवीय व्यवहार किया लोगों के साथ, शुरुआत में भी और आखिर में भी। तो फेनोन कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म डिह्यूमनाइज कर देता है नेटिव्स को। उनको, जो नेटिव होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको मानव भी नहीं समझा जाता। कॉन्स्टेंट, लगातार फिजिकल और साइकोलॉजिकल वॉयलेंस, उपनिवेशीवाद निरंतर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा के माध्यम से मूल निवासियों को अमानवीय बनाता है। उन पर फिजिकली टॉर्चर करेगा, उन्हें साइकोलॉजिकली टॉर्चर करेगा, और उन्हें ये एहसास दिला देगा कि आपका जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी जीवन की कोई डिग्निटी नहीं है। जो मानव जीवन की डिग्निटी होनी चाहिए वो सारी खत्म करके रख देगा, जानवर जैसा बर्ताव करेगा। आगे फेनोन कहते हैं कि इस कॉलोनिज्म की वजह से जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो उपनिवेशक हैं, वो क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड को, सभी चीजों को दो रिजिड डिवीजन में क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है। और कहते हैं जिस प्रकार से कॉलोनाइज्ड या फिर कॉलोनाइजर, गुड बैड, ह्यूमन ट्रीटमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, रॉन्ग राइट, जिस प्रकार की हम ये डिवीजन देखते हैं, तो ये किस कारण से है? कि मतलब इंसान तो एक ही है, मनुष्य तो एक ही है, लेकिन उसे काले गोरे होने की वजह से उसको इंसान, ह्यूमन, मानवीय उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और काले होने की वजह से उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें कॉलोनियलिज्म की वजह से है। कंट्रोल्ड थ्रू फोर्सेस, वॉयलेंस इजंट द एक्सीडेंट बट द फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। फेनोन मानते हैं कि वॉयलेंस जो है, जो हो जाता है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वॉयलेंस ही फाउंडेशन है कॉलोनियलिज्म का। ऐसी बात वो रखते हैं। आगे वो बात रखते हैं कि जिस प्रकार से जो कॉलोनियलिज्म हुआ है, उपनिवेशवाद आया है, वो हिंसा की वजह से आया है, और अब यही हिंसा इसको लेकर भी जाएगी। ये हिंसा कौन करेगा? ये आम जन करेंगे। ये जो नेटिव्स लोग हैं जिनके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, वो लोग करेंगे। लिबरेशन थ्रू वॉयलेंस, हिंसा के थ्रू ही, हिंसा के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होगी। रेजिस्टेंस वॉयलेंस इज नेसेसरी टू ब्रेक कॉलोनियल ऑपरेशन। हिंसा के माध्यम से जो ये उत्पीड़न हो रहा है, इसको तोड़ा जा सकता है, इससे आगे निकला जा सकता है। और इसी के कारण वो आगे जाके नाइजेरियन पीपल्स को, नाइजेरियन नेटिव्स को कह रहे हैं कि आप फ्रेंड्स के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करो, जहां पर छापामार युद्ध होगा। कलेक्टिव स्ट्रगल, वो आगे बात रखते हैं कि जब आप कलेक्टिवली स्ट्रगल करोगे, जब सभी आप साथ मिलकर संघर्ष करोगे इनके खिलाफ, तो आप में क्या होगा? आप में एकता की भावना आएगी। क्यों? क्योंकि आप सभी के संघर्ष एक ही हैं, आप सभी एक ही शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हो। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कोलोनाइजेशन। फ्रेंड्स, फेनोन कहते हैं कि केवल फिजिकल रूप से उत्पीड़न नहीं होता, फिजिकल रूप से प्रताड़ना नहीं दी जाती, आप साइकोलॉजिकली भी सफर करते हो, मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप धूमिल हो जाते हो। फ्रेंड्स, फेनोन कहते हैं जब वो एज अ डॉक्टर, एज अ साइकेट्रिक नाइजीरियंस को देख रहे थे, तो उन्हें समझ में आता है कि जो लोग हैं केवल फिजिकल रूप से ही गुलाम नहीं है, ये मानसिक रूप से भी गुलाम हो चुके हैं। ये अपना आप को इनह्यूमन समझते हैं, अपना आप को तुच्छ समझते हैं, अपनी प्रकृति को, अपने होने मात्र को तुच्छ समझते हैं। इनको ये बता दिया गया है अंग्रेजों द्वारा, जिस प्रकार से व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी आपने भी पढ़ी होगी, जिसमें ये कहा जाता है कि गोरों के ऊपर जिम्मेदारी है इन काले, इन बुरे लोगों को सभ्य बनाने की। तो इसी को ही सच मान लेते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने होने मात्र को, अपनी भाषा को तुच्छ समझते हैं। या आप भारत में भी देख सकते हो कैसे हम, कोई अगर अंग्रेजी में गाली देता है, अंग्रेजी में अब्यूजिव वर्ड्स को इस्तेमाल करता है, तो कितना कूल समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर वो हिंदी में गाली दे देता है तो उसको गवार, उसको जंगली समझा जाता था, समझा जाता है अभी भी।
आज के समय अगर आप भारत के कपड़े पहन लो, सूट सलवार या फिर धोती पहन लो, तो आपको प्रिमिटिव, प्राचीन और गवार समझ जाता है, जंगली समझा जाता है, पिछड़ा हुआ समझ जाता है। वहीं आप छोटी छोटी स्कर्ट पहन लो, चश्मा लगा लो, सिगरेट पियो, ये सब क्या है? ये कूल है, या आप मॉडर्न हो। अंग्रेजी बोल लो या आप मॉडर्न हो। ये क्यों है? ये कॉलोनियल माइंडसेट है। इसी की बात फैनोन यहाँ पर कर रहे हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट में सारे जकड़े जा चुके हैं, जहाँ पर इनको लगता ही नहीं कि ये गोरों से बेहतर बन सकते हैं, गोरों से लड़ भी सकते हैं। ये अपनी संस्कृति को, अपने होने मात्र को तुच्छ समझते हैं। और कॉलोनियलिज्म जो है इनका, जो इन्फीरियोरिटी है इनके मानसिकता में गढ़ कर गई है, और ये निकालना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह से इनमें अपना आप से नफरत है कि हम अंग्रेज क्यों नहीं हैं, हम गोरे क्यों नहीं हैं, हम काले क्यों हैं। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में आ गई है। बात करते हैं आगे कॉलोनियल ट्रॉमा की, कि जो लगातार इन पर उत्पीड़न हुआ है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है इनके साथ, इसकी वजह से ये मानसिक रूप से काफ़ी घायल हो चुके हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कोलोनाइज पीपल ट्राई टू इमिटेट द कोलोनाइजर लूजिंग देयर ट्रू सेल्फ। जो कोलोनाइज्ड लोग हैं, जो गुलाम बनाए जा चुके लोग हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं? कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मालिकों को, और अपनी इस भागदौड़ में अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने खो दिया है। इसे आप भारत से रिलेट कर सकते हो। आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि भारत के परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को सोचा जाए, लेकिन क्या किया गया? हमने अपने आकाओ कौन थे? जो ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज जो यहाँ से जाग छोड़कर चले गए थे, उनको हम रुष्ट नहीं करना चाहते, उनको हम नाराज नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए हमने सभी, चाहे शिक्षा हो, चाहे पहन हो, चाहे रहना हो, सब हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया जो कि यूरोपियन है, जिससे हमारे जो मास्टर्स थे वो हमसे रूठे ना। तो ये क्या है? ये कॉलोनियल माइंडसेट है। हमें भी जब हम आज़ाद हुए, हमें भी यही लगता था, या फिर आज भी काफ़ी हद तक हमें यही लगता है भारतीयों को, कि जिस प्रकार से यूरोप में जीवन चल रहा है वही बेहतर है। हम अपना आप को काफ़ी प्रिमिटिव मानते हैं, काफ़ी पिछड़ा हुआ मानते हैं, अपनी स्थानीय भाषा को काफ़ी तुच्छ मानते हैं, उसको बोलने में भी शर्म की अनुभूति करते हैं। वहीं कोई अनैतिक बुद्धि से पैदल व्यक्ति अगर इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो उसको हम विख्यात पंडित मानने लगते हैं। तो ये क्या है? ये कोलोनाइज्ड, ये कॉलोनियल माइंडसेट है, जहां पर हम ये सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है कि हम बेहतर हो सकते हैं, हम उन अंग्रेजों से बेहतर कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे वो कहते हैं कि जो ट्रू पाथ है लिबरेशन का, इस कॉलोनियलिज्म से बचा कैसे जाए। तो न्यू ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, और पॉलिटिकल फ्रीडम से आगे जाकर वो कल्चर और आइडेंटिटी पर ध्यान देने की बात करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अब इनके विचार देख लेते हैं ब्लैक एक्सपीरियंसेस एंड रेशियल आइडेंटिटी के ऊपर। अश्वेत अनुभव और नस्लीय पहचान। ये इनको विचार कब मिले? ये इनको विचार मिले जब वे साइकेट्रिक के रूप में अल्जीरिया में थे और देख रहे थे, लोगों का इलाज कर रहे थे, और ये पा रहे थे किस प्रकार से इम्पोज्ड इंफीरियोरिटी, सब अपना आप को इंफीरियर समझते हैं, ठीक है, अपना आप को ही हीन भावना से समझते हैं। वाइट गेज, जो ब्लैक पीपल हैं वो सफ़ेद लोगों की तरह, वाइट लोगों की तरह बनना चाहते हैं, उनका रहन सहन अडोप्ट करके, उनकी शैली अडोप्ट करके, उनके जैसे दिखकर अपनी एक्सेप्टेंसी बढ़ाना चाहते हैं। और इस एवज में इन्होंने अपनी आइडेंटिटीज, ब्लैक आइडेंटिटी, अपने कल्चर सबको खोते जा रहे हैं और उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मास्क ऑफ वाइटनेस, सभी जो ब्लैक लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वाइट कल्चर को अडोप्ट कर लें, जिससे उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। उनको ये लगता है कि अगर हम भी गोरे हो जाएंगे, हम भी अगर गोरों की तरह चलना पहनना शुरू कर देंगे, तो हमसे इतनी जो निंदा करते हैं, हमारे जो हमसे हेटरेट करते हैं, हमें इतनी हीन भावना से देखते हैं, हमें नहीं देखेंगे, हमें भी फिर अच्छा समझ जाने लगेगा। जैसे भारत में हम बात करें, इंग्लिश का काफ़ी क्रेज रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये समझा जाता है कि जो इंग्लिश बोलेगा वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे मास्टर थे, सो कॉल्ड मास्टर, वो अंग्रेजी बोलते थे, तो इसलिए अंग्रेजी में फटाफट कुछ भी उल जलूल बोलना भी बहुत गौरव का विषय समझा जाता है आज भी। और हिंदी में अगर अच्छी तरह से कुछ व्यवहार भी करे तो उसे गवार, उसे प्रिमिटिव, उसे प्राचीन, उसे पिछड़ा समझा जाता है। ये क्या है? ये कॉलोनियल माइंडसेट है।
Split self. Black people live with two identities, their true self and the identity reinforced by colonizers. वो पाते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं ये इनकी दो आइडेंटिटीज हो चुकी है, स्प्लिट आइडेंटिटीज। एक तो ये जो मूल रूप से खुद हैं, और दूसरा जो इन पर कॉलोनियल पावर्स ने इम्पोज की है। कॉलोनियल पावर ने कौन सी इम्पोज की है कि आप इंफीरियर हो, आपको कुछ नहीं आता जाता, आप बर्बर हो, आप जंगली लोग हो। और ये अपना आप को, इन पर इतना प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव, कि अपना आप को ये सफ़ेद वाइट पीपल जो अंग्रेज हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, उनकी आंखों से देखते हैं और उनकी आंखों से अपना आप को हमेशा नीच ही पाते हैं। इनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है काफ़ी हद तक, और इनके अंदर गड़ गया है ये पूरी तरह से। आगे हम बात करते हैं इनके रिवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। अभी आगे कहते हैं केवल जो कॉलोनियलिज्म है, ये बाहर के लोग हैं, केवल ये खतरा नहीं है, खतरा आगे भी है। अगर इनके जाने के बाद क्या होगा, जो हमारे ही देश के लोग हैं, एलिट लोग हैं, वो हमें गुलाम बना लेंगे। ऐसा ना हो तो उसके लिए वो आगे तरीके बताते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। डेंजर आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि जब कॉलोनियल्स, जो कॉलोनाइजर्स हैं, ये अगर चले गए, ये चले जाते हैं, तो जो नेशनल बोर्गेस हैं, जो राष्ट्रीय पूंजीवादी लोग हैं, जो हमारे ही लोग पूंजीवादी हैं, वो हमको गुलाम बना लेंगे। नेटिव एलिट्स में रिप्लेस कॉलोनाइजर बट कंटिन्यू एक्सप्लॉइटिंग पीपल। जो यहाँ के पूंजीपति लोग हैं वो कॉलोनाइजर को रिप्लेस कर देंगे और फिर से हमारा एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि इनके जाने के बाद जो देश है वो ट्राइबल्स में बट जाएगा, छोटी छोटी जनजातियों में बट जाएगा एथनिसिटी के आधार पर, और इससे क्या होगा, जो हमारा न्यूली इंडिपेंडेंट देश होगा वो वीक हो जाएगा। इसका निवारण किस प्रकार से बताते हैं? कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर ध्यान देना होगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो शक्ति होगी वो लोगों के हाथों में होगी, ना कि किसी अभिजात वर्ग के हाथ में। कल्चरल रिबर्थ की बात करते हैं। कहते जो हमारा कल्चर था, जो हमारी आइडेंटिटी थी, उसको रिक्लेम करना होगा, उसे एनकरेज करना होगा। हमारे जो आर्ट था, लैंग्वेज थी, परंपराएं थी, उनको वापस से रिक्लेम करना होगा, उन पर वापस से लौटना होगा, और वही हमें हील करेगी इस घाव से, इस कॉलोनियल घाव से। फिर आगे बात करते हैं ग्लोबल ह्यूमनिज्म की। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी शुड फोर्ज देयर ओन पाथ, नॉट इमिटेट यूरोपियंस। और वो ये भी देख रहे थे जो जो कॉलोनीज आज़ाद हो रही है, वो क्या कर रही है, यूरोप के पाथ को फॉलो कर रही है, वही वैल्यूज़, वही रहन सहन, वही पहनना, वही वैल्यूज़, सारी चीज़ें। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें खुद की पाथ को फॉलो करना है। हमारी जो आइडेंटिटी है, अफ्रीकन लोग की आइडेंटिटी अलग है, इंडियंस की आइडेंटिटी अलग है, चाइनीज़ की आइडेंटिटी अलग है। तो सब क्या कीजिए, अपनी अपनी आइडेंटिटी की तरफ लौटिए। उससे क्या होगा, आप ट्रूली फ्री हो पाओगे। अगर आप इन्हें इमिटेट करना शुरू कर दोगे तो आप मानसिक रूप से इनके गुलाम ही रहोगे हमेशा। ऐसे विचार वो आगे रखते हैं। अब हम जान लेते हैं इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा, क्या क्या घटनाएं आगे हुई, क्या क्या मूवमेंट चली जो कि इनसे प्रभावित थी, इनके कार्यों से प्रभावित थी। तो सबसे पहला आता है कि इन्होंने अफ्रीका के काफ़ी कंट्रीज़ के संघर्षों को इंस्पायर किया, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, जिम्बाब्वे। लैटिन अमेरिका में भी काफ़ी कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस को उन्होंने प्रोत्साहित किया। मिडल ईस्ट में पैलेस्टीन लिबरेशन थॉट्स को। यूएसए में ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट काफ़ी जोर शोर पे थी 1960s 70s में। उनमें इनके विचारों को काफ़ी आग मिली और काफ़ी प्रभावशाली हुए। एग्ज़ाम में मेलकॉम एक्स नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा गया था हमसे यूजीसी नेट में, जब हम बात करते हैं 2024 जून की, तो उससे मेलकॉम एक्स का क्वेश्चन सबसे पहले ही था। ब्लैक पैंथर्स, डेविस मूवमेंट, साउथ अफ्रीका में जो स्टीव बिको ब्लैक कॉन्शियसनेस की मूवमेंट थी, उसको काफ़ी प्रभावित किया फेनोन्स के विचारों ने। एकेडमिकली अगर हम देखें तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज और पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स जैसे एडवर्ड सैड और गायत्री, ये क्या है, ये यूरोसेंट्रिक लिटरेचर से हटकर बात करते हैं, यूरोसेंट्रिक वैल्यूज से हटकर बात करते हैं। ये बात अफ्रीका ही करते हैं, एशिया ही करते हैं, उनके डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो इन लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। और क्रिटिकल रेस थ्योरी, शेप्ड स्टडीज ऑफ रेसिज्म एंड सिस्टम ऑपरेशन,
सिस्टम ऑपरेशन की तंत्र व्यवस्था के रूप में किस प्रकार से उत्पीड़न होता है नस्ल के आधार पर, उसको पढ़ने में काफ़ी मदद मिली और काफ़ी सॉल्यूशंस निकल कर आए। रेलेवेंस टू मॉडर्न मोमेंट्स, ब्लैक लाइव मैटर, इंडिजीनियस राइट्स एंड एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट स्टिल ड्रॉ ऑन फैनॉन्स वर्क, ग्लोबल साउथ रेजिस्टेंस, गाइड स्ट्रगल एंड अगेंस्ट एंटी और न्यू कॉलोनियलिज्म एंड इनइक्वालिटी। आज के समय में जो हम बात करते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म की, जहाँ पर राजनीतिक रूप से नहीं आर्थिक रूप से सभी कंट्रीज पर नियंत्रण कायम किया जा रहा है, तो उसको समझने में भी फ्रांत्स फैनॉन के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से हमने फ्रांत्स फैनॉन को देख लिया है। बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनकी 2 बुक देखी, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड्स ऑफ द अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि इनको दूसरे नामों से कैसे जाना जाता है, किन मोमेंट से रिलेट करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको फ्रांत्स फैनॉन के बारे में काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। ये हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, जहाँ पर अब तक हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, मैरी वुllstonecraft को कवर कर लिया है। आप इसको जाकर देख सकते हैं ऐप पर, लर्न हिस्ट्री बाय चो आंसर, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो सारी वीडियोस हैं वो फ्री में है, आप उनको जाकर देखिए, बताइए कैसी है, कमेंट सेक्शन की में अपनी कमेंट कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले विचारक के साथ। धन्यवाद।